हेलो एवरीवन, हम क्लास 8th साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है कंबस्टन एंड फ्लेम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट किया है कुछ बेसिक बातों के साथ में कि हम सभी अपने घरों में, इंडस्ट्री में और ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल जैसे कि काउडंग, पेट्रोल, डीजल, वुड, कोल, चारकोल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मीन सीएनजी, इन सभी का यूज वेरियस पर्पजेस को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। आप सभी ने कैंडल को बर्न करते हुए देखा होगा। हम देखते हैं कि जब कैंडल बर्न करती है तो साथ में एक फ्लेम जो है उसको जनरेट करती है, लेकिन जब कोल बर्न करता है तो वो फ्लेम जनरेट नहीं करता है। तो इसी तरीके का जो बर्निंग का केमिकल प्रोसीजर होता है उन सभी के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं और हम देखेंगे कि बर्निंग के केमिकल प्रोसीजर के टाइम में जो फ्लेम है वो कितने टाइप की जनरेट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंबस्टन होता क्या है। देखो, क्लास 7th में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो वो अपने आप को मैग्नीशियम ऑक्साइड में फॉर्म करता है और हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है चारकोल को, कि चारकोल को जब हम बर्न करते हैं तो वो एयर में अपने आप को बर्न करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट जो है उसको प्रोड्यूस करता है। तो कंबस्टन एक केमिकल प्रोसीजर होता है जिसमें एक सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और हीट को प्रेजेंट करता है, हीट को जनरेट करता है। इस प्रोसीजर को, इस केमिकल प्रोसीजर को बोलते हैं कंबस्टन। अब वो सब्सटेंस जिसको बर्न कराया जाता है कंबस्टन प्रोसीजर के टाइम में, इस सब्सटेंस को बोला जाता है कंबस्टिबल। ये जो सब्सटेंस है वो होता है कंबस्टिबल। अब ये जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है इसको आप फ्यूल भी बोल सकते हो। ओके, और फ्यूल जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन सम टाइम, मतलब कभी कभी जो है, जो कंबस्टन प्रोसीजर होता है इसमें हम देखते हैं कि कभी जो है वो फ्लेम जनरेट हो जाती है, लेकिन कभी जो है वो फ्लेम जनरेट नहीं हो पाती है। यहाँ पर जो है अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा था, मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न करवाया और दूसरा हमने समझा जो चारकोल है उसको लेकर के। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है कि देखो, हमारी बॉडी में जो फूड हम कंज्यूम करते हैं वो एज ए फ्यूल हमारी बॉडी के लिए काम करता है। तो इसका आंसर देने की यहाँ पर कोशिश की गई है कि बिल्कुल हमारा फूड जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जो है वो ब्रोकन डाउन वो होता है और हीट जो है वो उसमें प्रोसीजर में जनरेट होती है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि अलग अलग मटेरियल हैं, इनको आप बताओ कि ये कंबस्टिबल है या फिर नॉन कंबस्टिबल है। कंबस्टिबल मतलब जिसको बर्न किया जा सकता है और नॉन कंबस्टिबल जिसको बर्न नहीं किया जा सकता है। इसके बाद में फिर से एक एक्टिविटी यहाँ पर की गई है कि 3 कैंडल ली है, 2 कैंडल, एक कैंडल जो है उसको यहाँ पर ग्लास से, जार से ढक दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 2 पीसेज ऑफ वुड जो है उनके ऊपर जार को रखा गया है जिससे एयर की जो प्रेजेंस है वो रेगुलर बनी रहे। लेकिन यहाँ पर 2 में एयर की प्रेजेंस नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि ये कैंडल जो है वो रेगुलर बर्न होती रहती है, लेकिन ये 2 कैंडल जो हैं वो बुझ जाती हैं कुछ समय के बाद में, क्योंकि यहाँ पर एयर जो है वो हमेशा प्रेजेंट होती है। मतलब जलने के लिए एयर की प्रेजेंस होना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर कंबस्टन एयर इज नेसेसरी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन किया गया है कि हम ये बात पढ़े हैं कि सन जो है वो खुद की हीट और लाइट जो है वो खुद जनरेट करता है, क्या फिर ये भी कंबस्टन है? तो इसका आंसर दिया गया है कि देखो, सन जो है हीट और लाइट जिसको प्रोड्यूस करता है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू होता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो हमारी क्लासेज आएंगी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, देखो अभी हमने देखा ना कि जो कैंडल है वहाँ पर एयर की प्रेजेंस रेगुलर नहीं रह पाई, तो उसके बाद में जो कैंडल है वो जलना बंद हो जाती है, बर्न होना बंद हो जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि कोई भी पर्सन जो है अगर उसको आग पकड़ लेती है, फायर इंसिडेंस होता है, उसके जो क्लॉथ है उसमें अगर जो उसके जो क्लॉथ हैं वो फायर को कैच कर लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि एक ब्लैंकेट से उस पर्सन को ढक दिया जाता है। क्यों ढक दिया जाता है? क्योंकि अभी हमने देखा कि एयर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फायरिंग के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमने ब्लैंकेट से इसको ढक दिया और ब्लैंकेट जो है वो एक कंडक्टर का रोल प्ले करेगा और इससे क्या होगा, जो
एयर की जो प्रेजेंस है वो रुक जाएगी और जितनी एयर है उसके बाद में जो अदर एयर जो है वो यहाँ पर नहीं आ पाएगी। एक तरीके से ब्लॉकेड जो है वो कंबल ब्लैंकेट जो है वो एक ब्लॉकेड का रोल यहाँ पर प्ले करेगा और इसकी वजह से जो फायरिंग के इशू है, जो फायर यहाँ पर देखने को मिली उनके क्लॉथ में, वो रुक जाएगी। अब देखो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट जिनको आप बर्न कर सकते हो, लेकिन जब वो रूम टेम्परेचर पर रखे होते हैं, रूम टेम्परेचर मतलब आपके रूम में रखे हुए हैं, तो वो अपने आप को क्या नहीं कर सकते, मतलब वो कंबस्टिबल सब्सटेंस के रूप में अपने आप को कन्वर्ट नहीं करते। मतलब हर सब्सटेंस का एक टेम्परेचर होता है जिसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ये वो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई सब्सटेंस जो है वो फायर को कैच करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। कोई भी सब्सटेंस को अगर आपको बर्न करना है तो उसका एक टेम्परेचर है। जब उस सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है वो उसके इग्निशन टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा तो उसको आप बर्न कर सकते हो। ओके, तो डिफरेंट जो सब्सटेंस है उनके डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होते हैं। तो हम देखते हैं कि कभी कभी जो है वो फॉरेस्ट में जो भी ड्राई वहाँ पर ग्रासेज है उसमें फायर के इशू देखने को मिलते हैं और इस तरीके की जो फायरिंग का इशू होता है इसको कंट्रोल भी आप इजीली जो है नहीं कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने डिस्कस कर लिया कि इग्निशन टेम्परेचर जो है वो किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि जो यहाँ देखिए केरोसिन ऑयल जो होता है उसको अगर आप थोड़ा सा हीटअप करोगे तो फायरिंग जो है मतलब आग को पकड़ लेगा, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है, केरोसिन ऑयल का जो रूम टेम्परेचर है उसको आपने इंक्रीज करके उसके इग्निशन टेम्परेचर तक आप ले गए और उसने आग पकड़ ली। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है कि इट इज एसेंशियल फॉर ए सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर माचिस जो मैचस्टिक जो हम यूज़ करते हैं उसकी हिस्ट्री इस चैप्टर में बताई हुई है कि इसकी हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। लगभग 5000 साल पहले जो है वो पाइन वुड को सल्फर में डिप किया जाता था और फिर एंशियंट इजिप्ट में जो है इस तरीके की मैचेस का यूज किया जाता था। प्रेजेंट टाइम की जो मॉडर्न सेफ्टी मैचेस हैं वो अभी कुछ 200 ईयर्स अगो ही डेवलप हुई है। अभी प्रेजेंट टाइम में मैच स्टिक में क्या किया जाता है, ए मिक्सचर ऑफ एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड व्हाइट फॉस्फोरस, इन सभी को ग्लू और स्टार्च के साथ में जो मैच स्टिक होती है उसके हेड के ऊपर अप्लाई किया जाता है। मतलब जो भी सुइटेबल वुड होती है मैच स्टिक के लिए उसके ऊपर इन सभी को अप्लाई किया जाता है और फिर उसके बाद में उस मैच स्टिक को रफ सरफेस पर क्या किया जाता है, एक तरीके से रफ सरफेस जो होता है ना उस पर रब किया जाता है। तो व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो इग्नाइटेड हो जाता है ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो हीट जनरेट होती है तो इससे व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो इग्नाइटेड मतलब जल जाता है और इस तरीके से मैच का कंबस्टन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, जो मैचेस के मैन्युफैक्चरिंग में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए भी और जो लोग यूज़ करते हैं मैच स्टिक को उनके लिए भी। तो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या किया जाने लगा है कि जो सेफ्टी मैचेस होती हैं उनमें एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, इन सभी को यूज़ किया जाने लगा है। अब जो रबिंग सरफेस होता है ना जहाँ पर आपको रब करना है मैच स्टिक को, वहाँ पर आप हल्का सा क्या कर दोगे, ग्लास एंड ए लिटिल रेड फॉस्फोरस वहाँ पर अप्लाई कर देते हो। रेड फॉस्फोरस जो है व्हाइट फॉस्फोरस के कंपैरिजन में कम डेंजरस होता है। जब मैच को मतलब मैच स्टिक को रब किया जाता है रबिंग सरफेस पर तो कुछ जो रेड फॉस्फोरस वहाँ पर अप्लाई किया गया है वो वाइट फॉस्फोरस में अपने आप को कन्वर्ट करता है और फिर ये इमीडिएटली रिएक्ट करता है पोटेशियम क्लोरेट के साथ में इन द मैच स्टिक हेड टू प्रोड्यूस एनफ हीट। और देखो रेड फॉस्फोरस कन्वर्ट हो जाता है वाइट फॉस्फोरस में, वाइट फॉस्फोरस जो कन्वर्ट होकर के वो किसके साथ में रिएक्ट करता है, पोटेशियम क्लोरेट के साथ में, और एक हीट जो है वो एक जनरेट की जाती है जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को उसके इग्नाइट पॉइंट तक पहुंचाता है और कंबस्टन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से प्रेजेंट टाइम में मैच स्टिक जो है वो काम करती है। अब यहाँ पर फिर एक एक्टिविटी ली गई है कि कागज के दो आप कीप बनाइए और जो कोन है उसमें एक आप खाली रखिए, एम्प्टी रखिए और दूसरे में आप पानी भर दीजिए। फिर दोनों को आप कैंडल के ऊपर बर्न कीजिए तो एक तो जल जाएगा दूसरा नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो
पेपर को जो यहाँ पर क्या मिल रही है, फायरिंग मिल रही है, वो एक तरीके से अपनी एनर्जी को कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, वाटर में। किसके प्रोसीजर के थ्रू, कंडक्शन के प्रोसीजर के थ्रू, जिसकी वजह से जो पेपर है उसका इग्निशन जो टेम्परेचर है वो पहुंच ही नहीं पाएगा और ये जल नहीं पाएगा। वाटर की प्रेजेंस की वजह से द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड, हेंस इट डज नॉट बर्न। कंडक्शन की वजह से जो पेपर की हीट है वो किस में ट्रांसफर हो रही है, वाटर में ट्रांसफर हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर इजीली जो है वो फायरिंग पकड़ लेते हैं। फायरिंग जो है उसमें देखने को मिलता है। इस तरीके के सब्सटेंस को बोला जाता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पेट्रोल, एल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी एक्सेट्रा। अब हम मान लो फायर लग गई, आग लग गई, अब उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आपने अपने आसपास वाले रीजन में या बहुत सारे इशू इस तरीके के देखे होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको एक बात समझनी है कि ज़्यादातर फायर को शांत करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि फायर ब्रिगेड जैसे ही आती है वो वाटर जो है उसको क्या करती है, जो भी कंबस्टिबल मटेरियल होता है उसके ऊपर वाटर को एक तरीके से स्प्रेड करती है, ताकि जो भी कंबस्टिबल मटेरियल है उसके टेम्परेचर को नीचे लाया जा सके, उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे लाया जा सके, जिससे फायर को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। वाटर वेपर क्या करते हैं, जो कंबस्टिबल मटेरियल होता है उसको सराउंड कर लेते हैं और जो एयर की सप्लाई होती है उसको कट ऑफ करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा कि फायरिंग के लिए या फायर जो पकड़ता है उसके लिए एयर की प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब बर्न अगर किसी को करना है, किसी सब्सटेंस को बर्न करना है, तो एयर की प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वाटर वेपर क्या कर देते हैं, एक तरीके से ब्लॉकेड क्रिएट करते हैं, एयर की प्रेजेंस को रोकते हैं और इससे फायरिंग को रोका जा सकता है। तो मतलब फायर को प्रोड्यूस करने के लिए 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें एक होता है फ्यूल, एक होता है एयर और एक होती है हीट। एयर मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो इसके थ्रू हो पाएगी, और हीट जो है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। ये 3 चीजें होती है। तो फ्यूल होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, एयर होनी चाहिए, और एक होनी चाहिए हीट। हीट क्या करेगी, उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी, कहाँ तक, इग्निशन टेम्परेचर तक। तो फायर को आप 3 तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। इनमें से जो एक पॉइंट है उसको आप रिमूव कर दो तो फायर कंट्रोल में आ जाएगी। अब देखो, जो फ्यूल जो है उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लो किसी बिल्डिंग में आग लग गई तो पूरी बिल्डिंग जो है वो आपके लिए एक फ्यूल का रोल प्ले कर रही है, तो उसको तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन एयर को और हीट को आप रिप्लेस कर सकते हो, इसलिए वाटर का यूज़ किया जाता है। लेकिन हर जगह वाटर का भी यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फायरिंग के इशू देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पर आप वाटर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर का अगर आप यूज़ करोगे तो जो पर्सन जो ट्राई कर रहा है फायर को कंट्रोल करने के लिए, उसको हार्म जो है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो वाटर जो है वो सभी के लिए एक फेवरेबल कंडीशन नहीं है फायर को कंट्रोल करने के लिए। मतलब ऑयल में, पेट्रोल, इन सभी में अगर फायरिंग के इशू देखने को मिल रहे हैं तो वहाँ पर आप वाटर को यूज़ नहीं कर सकते हो। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो ऑयल जो होता है, ऑयल जो होता है वो वाटर से क्या होता है, हल्का होता है, लाइटर होता है। क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि पेट्रोल और जो नेचुरल गैस है वो कहाँ मिलते हैं हमें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है अपर मिलते हैं किससे, वाटर से। तो मान लो ऑयल में आग लग गई, पेट्रोल में आग लग गई, आप पानी जो है स्प्रेड कर रहे हो, तो पानी जो है वो तो नीचे चला जाएगा, ऑयल में ऊपर आग लगती रहेगी। ओके, तो इन सभी को कंट्रोल करने के लिए CO2 का यूज़ किया जाता है। क्योंकि CO2 जो है ऑक्सीजन से क्या होती है, हैवी होती है, वो फायर को एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेती है। ऑक्सीजन का जो मतलब एयर का जो कम्युनिकेशन है उसको तोड़ देती है, और हम क्या कर सकते हैं, फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अब ये जो CO2 जो होती है इसको आप किस तरीके से फिल कर सकते हो, तो इस तरीके के आपने देखे होंगे, जो भी आपकी बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर इस तरीके के सिलेंडर आपने लगे हुए देखे होंगे। ये CO2 के सिलेंडर होते हैं। अगर फायर एक्सटिंग्विशर का ये रोल प्ले करते हैं। CO2 को आप कूल डाउन करके और एक तरीके से इस जो सिलेंडर होते हैं इनमें आप क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। दूसरा क्या होता है कि अगर आपके पास आसपास आग है तो आप जो है सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट इनका यूज़ करके भी CO2 को रिलीज कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से फायरिंग को आप CO2 का यूज़ करके बुझा सकते हो। समझ में आ गया?
कि किस तरीके से फायरिंग का इशू है और किसको किन प्रोडक्ट में आग लगी है, ये आपको ध्यान में रखना है और उसके लिए क्या क्या यूज किया जा सकता है। अब कंबस्टन का जो टाइप है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंबस्टन का टाइप क्या होता है। देखो, गैस को आपने ओपन किया, गैस को जलाया, तो हम देखते हैं कि काफ़ी एक रैपिडली हीट और लाइट जो है वो गैस बर्न करती है, जलाती है। तो इस तरीके का जो कंबस्टन है उसको बोला जाता है रैपिड कंबस्टन। ओके। कुछ इसके अलावा कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे कि फोस्फोरस, वो रूम टेम्परेचर में ही एयर में जो है वो बर्न करना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके का जो कंबस्टन होता है उसको हम, जिसमें कोई मटेरियल सडनली फ्लेम करना स्टार्ट कर दे विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एपरेंट कोज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। मतलब बाहर से आपने कोई एक्स्ट्रा पुश नहीं दिया, फिर भी वो जलना स्टार्ट हो गया वो खुद से ही, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। देखो, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन जो है ये इशू हमें देखने को मिलती है जो कोल माइंस होती हैं। कोल माइंस में जो कोल डस्ट होती है उसकी वजह से इस तरीके के इशू देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर हम फॉरेस्ट वाले रीजन में देखते हैं कि वहाँ पर भी जो है वो फायर के इशू देखने को मिलते हैं। तो लेकिन वहाँ पर जो इस तरीके के इशू होते हैं उनका बेसिक रीजन होता है कि जो भी लोग वहाँ पर टूरिज्म के लिए जाते हैं वो वहाँ पर कैंप फायर करते हैं, और कैंप फायर करने के बाद में जब लोग वहाँ से वापस लौटते हैं तो उसको बुझाना अच्छे से बंद नहीं बुझाते हैं अच्छे से, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर आप फॉरेस्ट वाले रीजन में जाते हो और इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अच्छे से उसको बुझा करके आओ और फॉरेस्ट एरिया के कंजर्वेशन के लिए उसके एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह काम करो। इसके अलावा एक जो फ्लेम का टाइप होता है, कंबस्टन का जो टाइप होता है वो होता है एक्सप्लोजन, जो क्रैकर में देखने को मिलता है। क्रैकर में क्रैकर को जब इग्नाइटेड किया जाता है तो एक सडन रिएक्शन देखने को मिलता है, हीट, लाइट और साउंड, इन तीनों का रिलेशन होता है। एक्सप्लोजन जो है वो मतलब उस टाइम भी हो सकता है जब क्रैकर के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए। ओके। अब हम बात करेंगे फ्लेम की। कंबस्टन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे फ्लेम की। तो देखो, फ्लेम जो है वो इस तरीके की दिखाई देती है। तो फ्लेम को आप इस तरीके से समझ सकते हो, यहाँ देखिए। देखो, जब आपने कैंडल जलाया, आपने यहाँ पर ग्लास लिया और ग्लास के ऊपर आप इस तरीके की ब्लैक जो है सर्कल देखोगे। ये ब्लैक क्या है? देखो, जब भी मतलब कैंडल जलाया तो इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो अनबर्न्ट होते हैं। अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो फ्लेम के ल्यूमिनियस जोन में प्रेजेंट होते हैं, फ्लेम के ल्यूमिनियस जोन में प्रेजेंट होते हैं, और वो इस तरीके की सर्कुलर ब्लैक रिंग जो है वो जनरेट करते हैं, वो बनाते हैं। ओके। अब दूसरा यहाँ पर देखो एक बात रखी गई है कि हमने ये देखा, हमने स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन किया था कि कैंडल जो है वो फ्लेम देती है लेकिन कोल जो है वो फ्लेम नहीं देता है। वो सब्सटेंस जो बर्निंग के टाइम में वेपराइज होते हैं वो फ्लेम देते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो वेपराइज नहीं होते हैं वो फ्लेम नहीं देते हैं। ओके। देखो, ये फ्लेम की स्ट्रक्चर है, ये इनर पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में आपको ये रखना है, जो सबसे इनर पार्ट होता है वो लीस्ट हॉट होता है, फिर उसका मिडल पार्ट जो होता है वो मॉडरेट लेवल का हॉट होता है, और सबसे आउटर पार्ट जो होता है वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है किसी भी फ्लेम का। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके। जो आउटर मोस्ट जोन होता है फ्लेम का वो सबसे ज़्यादा हॉट होता है। अब हम बात करेंगे फ्यूल की। देखो, हम अपने डेली बेसिस पर डोमेस्टिक पर्पज के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए मेनली अगर हम बात करें तो वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, इन सभी का यूज जो है वो हीट एनर्जी के सोर्स के रूप में करते हैं। और ये सारे सब्सटेंस जो है वो क्या कहलाते हैं? फ्यूल कहलाते हैं। एक गुड फ्यूल क्या होता है? जो रेडीली अवेलेबल हो, मतलब जिसको आप बहुत आसानी से अवेलेबल जो है उसको करवा सको, बहुत ही चीप हो ये, और एयर में जो है इजीली जो बर्न हो सके, और जिसकी काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट रेट हो, मतलब एनर्जी जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करे कम क्वांटिटी में भी, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है उसको प्रोड्यूस करे, साथ ही साथ में अपने जलने के बाद में कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस जो है उसको पीछे ना छोड़े।
तो इस तरीके का जो फ्यूल होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक अच्छा फ्यूल बोल सकते हैं, आइडियल फ्यूल जिसको हम बोल सकते हैं। लेकिन आइडियल फ्यूल कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जिसमें ये सारी क्वालिटी हो और वो जलने के बाद में पीछे कोई अपना अनडिजायरेबल सब्सटेंस भी ना छोड़े। ओके, तो आइडियल फ्यूल जो ऐसा कुछ नहीं होता है। हालांकि फ्यूल में जो वैरायटी है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होती है। कुछ फ्यूल जो है उनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि उनमें एक प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, फ्यूल कॉस्ट के बेसिस पर भी, और इसके अलावा जो उनकी क्वालिटी है उसके बेसिस पर भी काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की, कि कोई भी फ्यूल आपने यूज़ किया उससे आपको कितनी एनर्जी जो है वो जनरेट हुई, कितनी हीट जो है जनरेट हुई, ये उस फ्यूल की एफिशिएंसी को शो करता है। मतलब 1 किलोग्राम फ्यूल के कंबस्टन से, कंप्लीट उसका कंबस्टन किया, उससे कितनी हीट एनर्जी जनरेट हुई, इसको उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाता है। और कैलोरीफिक वैल्यू जो है फ्यूल की, उसकी एक यूनिट होती है किलो जूल पर किलोग्राम। ओके, यहाँ पर अलग अलग फ्यूल हैं और अलग अलग फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू किलो जूल पर किलोग्राम जो है वो यहाँ पर शो की गई है। तो हाइड्रोजन जो है उसकी सबसे ज़्यादा जो फ्यूल वैल्यू जो है, ओके, मतलब फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो सबसे ज़्यादा है। अब देखो, जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब फ्यूल को जब आप बर्न करते हो तो कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट जो हैं वो भी जनरेट हो जाते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। जो भी व्हीकल है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये फ्यूल जो है उनका यूज जो है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो फ्यूल का जब हम ज़्यादा जलाते हैं, फ्यूल को ज़्यादा, मतलब फ्यूल का कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान उसको हो रहा है। देखो, कार्बन फ्यूल जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम, ये अपने साथ में कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो हैं उनको जनरेट करते हैं। और ये जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं ये डेंजरस पोल्यूटेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती है, जैसे कि अस्थमा। मतलब आपने फ्यूल आप क्या कर रहे हो, जला रहे हो। जैसे आपके व्हीकल में फ्यूल जल रहा है, घरों में भी, जैसे गाँव में, विलेजेस में आज भी हम बात करें तो वुड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पहले भी यूज़ किया जाता था, अब थोड़ा कम होने लग गया है। वैसे एलपीजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है, कोल का यूज़ होने लग गया है, लेकिन फिर भी रूरल एरियाज़ में अभी भी वुड यूज़ की जाती है। तो इसकी वजह से एक तो क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, क्योंकि वुड के बर्न की वजह से ए लॉट ऑफ स्मोक जो है वो जनरेट होता है और ये ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, डिफोरेस्टेशन। मतलब वुड आपको जितनी ज़्यादा चाहिएगी उतनी ज़्यादा पेड़ पौधे काटोगे। अब पेड़ पौधे काटोगे तो हमारे जंगल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, फॉरेस्ट एरिया ख़त्म हो जाएंगे। तो ये इशू भी इसमें देखने को मिलता है। दूसरा, देखो, फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होती है, बहुत ही पॉइजनस गैस है। और क्लोज्ड रूम में अगर हम कोल को बर्न करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो लोगों को मार भी देती है। मतलब अगर बंद कमरे में कोल को जला लिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होगी और इसकी वजह से लोगों की डेथ भी हो जाती है। बहुत सारे जो फ्यूल होते हैं उनके कंबस्टन से कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट होती है एनवायरनमेंट में। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है हमारी एयर में तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इशू होते हैं। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आइस एरिया है वो क्या होंगे, मेल्ट होंगे, जिससे सी एरिया जो है वो उसका हाइट क्या है, बढ़ेगी, क्योंकि रिवर के थ्रू पानी उसमें आएगा, बढ़ेगा तो जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर इशू जो है काफ़ी ज़्यादा जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि कोल और डीजल जो है ये अपने मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है इसको रिलीज करते हैं। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, पेट्रोल इंजन जो है वो गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इसको जनरेट करते हैं। तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन जो है वो रेन वाटर में डिजोल्व होते हैं और एसिड बनाते हैं। इस तरीके की रेन को बोलते हैं एसिड रेन। और एक क्रॉप, बिल्डिंग और सॉइल सभी के लिए हार्मफुल है। तो हमें क्या करना है कि देखो भाई, अभी प्रेजेंट टाइम में जो फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल, इसको हमें करना है रिप्लेस। और सीएनजी को करना है हमें यूज़, मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्योंकि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है, हार्मफुल प्रोडक्ट तो इससे भी निकलते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल से अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत ही वेरी फ्यू
वेरी स्मॉल अमाउंट में इसमें जो है हार्मफुल प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो सीएनजी एक क्लीनर फ्यूल है, तो इसका यूज हमें करना चाहिए। अब इस चैप्टर को तो कर लिया है हमने कंप्लीट। अब इस चैप्टर से हमने क्या सीखा ये हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने देखा कि वो सब्सटेंस जिनको एयर में हम जला सकते हैं उनको कंबस्टिबल बोलते हैं। ऑक्सीजन जो है वो कंबस्टन के लिए एसेंशियल है। कंबस्टन का जो प्रोसीजर होता है उसमें हीट और लाइट जो है वो बाहर निकलती है। ओके, कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो आग तभी पकड़ता है जब उसका जो टेम्परेचर, मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे कोई सब्सटेंस जो है आग पकड़ सकता है। मतलब उसका टेम्परेचर जब उसके इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचता है तभी वो आग पकड़ पाता है। इनफ्लेबल सब्सटेंस वो होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो होता है। फायर को आप कंट्रोल कर सकते हो। जो भी एसेंशियल होते हैं फायर को प्रोड्यूस करने के लिए उन सभी रिक्वायरमेंट्स को क्या करके रिमूव करके। वाटर जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है फायर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ऑयल में अगर आग लगी हुई है तो आप वाटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर कुछ बताया गया है कि कंबस्टन जो है वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। रैबिड कंबस्टन, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन एंड एक्सप्लोजन। और फ्लेम जो है वो भी 3 टाइप की होती हैं। 3 डिफरेंट जोन होते हैं फ्लेम के, डार्क जोन, ल्यूमिनियस जोन एंड नॉन ल्यूमिनियस जोन। अब यहाँ पर बताया गया है कि एक आइडियल फ्यूल वो फ्यूल होता है जो चीप हो, रेडिली अवेलेबल हो, रेडिली कंबस्टिबल हो और इजी टू ट्रांसपोर्ट हो, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हो और वो एक तरीके से वेस्टेज जो है, पोल्यूशन जो है वो एनवायरनमेंट में जनरेट ना करता हो। फ्यूल जो है उनकी एफिशिएंसी और उनके कॉस्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू विच इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ किलो जूल पर किलोग्राम। फ्यूल एफिशिएंसी जो है उनका ये क्या होती है, यूनिट होती है। अब देखो किसी भी फ्यूल को आपने जलाया तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो एयर में वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस पोल्यूटेंट्स होते हैं और इसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। और किसी भी फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबस्टन जो होता है इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो भी जनरेट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस भी जनरेट होती है फ्यूल के कंबस्टन से और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। और सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं जो कोल के, डीजल के, पेट्रोल के बर्निंग से जनरेट होते हैं और ये रेन के साथ में मिलकर के एसिड रेन जनरेट करते हैं और क्रॉप, बिल्डिंग और सॉइल के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है एसिड रेन। तो ये हमने चैप्टर को कर लिया है कंप्लीट। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इस चैप्टर में जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये आज का हमारा चैप्टर था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।